आज सर फिफ्थ वीडियो है कैश फ्लो स्टेटमेंट के ऊपर और हम लोग पढ़ने वाले हैं कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इसके बारे में ऑलरेडी मैंने आपको फर्स्ट वाले वीडियो में ही समझाया था कि कैश फ्लो एक्टिविटीज़ में वही सारे एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व होते हैं जो परचेज एंड सेल ऑफ लॉन्ग टर्म एसेट्स एंड नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड होते हैं एंड नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड होते हैं। सर इसका फॉर्मेट इस तरीके से बनता है, यहाँ पे पर्टिकुलर्स अमाउंट जो भी प्रोसीड्स हुए हैं, प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट्स। इसी तरीके से अगर आपने परचेस किया है, पेमेंट फॉर परचेज ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट्स, तो यहाँ पैसे माइनस होंगे। प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स लॉन्ग टर्म, बेटा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स, तो यहाँ प्लस होंगे। पेमेंट ऑफ परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट्स यहाँ माइनस होएगा। अगर आपने कोई इंटरेस्ट रिसीव करा है ऑन इन्वेस्टमेंट्स तो यहाँ आप प्लस करोगे। डिविडेंड रिसीव किया है ऑन शेयर्स, यहाँ प्लस करेंगे। रेंट रिसीव किया है तो यहाँ प्लस करेंगे। यहाँ पे जो नेट फ्लो आना है इसी को हम लोग बोलते हैं नेट कैश फ्लो या यूज्ड फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। हाँ जी, तो सर ये आपका फॉर्मेट रहा। एसेट्स बेच के, इन्वेस्टमेंट्स बेच के जो पैसे आए हैं वो प्लस, खरीदने से जो पैसे गए हैं वो माइनस। अगर खरीदे हुए हैं और उस पे कोई इनकम जनरेट हो रही है तो वो यहाँ पे प्लस हो जाएंगे। सर क्वेश्चंस बहुत इजी होते हैं इसके। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको यहाँ पे समझनी पड़ेगी, वो ये है कि नो रिकॉर्डिंग ऑफ इंटरेस्ट ऑन मार्केटेबल सिक्योरिटीज, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट जिसे बोलता हूं मैं, इंटरेस्ट ऑन मार्केटेबल सिक्योरिटीज, दैट इज शॉर्ट टर्म या करंट इन्वेस्टमेंट्स इन कैश फ्लो स्टेटमेंट अलग से रिकॉर्ड नहीं होंगे। सर क्योंकि ये ऑपरेटिंग इनकम है ना, और ये नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करते समय ऑलरेडी इंक्लूडेड है, एज इट इज एन ऑपरेटिंग इनकम, as it is an operating income already included in net profit, in net profit। सर बड़े सिंपल सिंपल क्वेश्चंस होते हैं इसके, बस आपको इतनी बातें समझने हैं। ये बात तो आपको याद रखना है कि अगर क्वेश्चन ने अलग से आपको कंफ्यूज करने के लिए इंटरेस्ट ऑन मार्केटेबल सिक्योरिटीज दे दिया तो आप उसको ऐड करने मत लग जाना। जहां पे आपने यहाँ ऐड करा ना इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट, तो ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स ऐड नहीं होगा क्योंकि वो ऑपरेटिंग नेचर के होते हैं, ऑलरेडी ऑपरेटिंग इनकम में एडेड है। तो सर हमें एक्चुअली में फोकस कहाँ करना है, तो वो समझिए बात। आपको बेसिकली मिसिंग फिगर्स कैलकुलेट करनी है। क्वेश्चन जो आपको आएगा वो आएगा कैलकुलेशन ऑफ मिसिंग फिगर्स बाय प्रिपेयरिंग
फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट, फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट। सर ये कुछ वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस है जो आपको तंग कर सकते हैं। इसमें यही पे दिक्कतें आती हैं। बहुत सिंपल है ये, पर प्रॉब्लम जो क्रिएट होगी वो यही दो पे होगी। दो तरीके के यहाँ पे फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट बनाने पड़ेंगे आपको। पहला, इफ प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन, जिसे हम लोग एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन भी बोलते हैं, एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन अकाउंट इज नॉट मेंटेन्ड, इज नॉट मेंटेन्ड। अब सर यहां पे अगर मेंटेन नहीं है तो एक दो पॉइंटर्स हैं जो आपको समझने होंगे। फिक्स्ड एसेट्स गिवन इन बैलेंस शीट आर शोन at their written down value, written down value, sir, which means original cost minus depreciation। ये बात आपको समझनी पड़ेगी। अगर प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन मेंटेन नहीं हो रहा है तो हर साल फिक्स एसेट्स के अमाउंट घटते जा रहे हैं बिकॉज ऑफ डिप्रिसिएशन। तो आपको यह समझना पड़ेगा कि जो फिक्स एसेट्स गिवन है बैलेंस शीट में वो डिप्रिसिएशन एडजस्टेड है। दूसरा, डिप्रिसिएशन गिवन इन एडजस्टमेंट, गिवन इन एडजस्टमेंट अलग से शुड बी शोन ऑन क्रेडिट साइड ऑफ एसेट्स अकाउंट, क्रेडिट साइड ऑफ एसेट्स अकाउंट। और यहां पे आपको एक एसेट अकाउंट बना के दिखाना पड़ेगा, एसेट्स अकाउंट डेबिट क्रेडिट फॉर कैलकुलेशन ऑफ मिसिंग फिगर। यहां पे आपको ओपनिंग बैलेंस दिया होगा, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, यहां आपको क्लोजिंग बैलेंस दिया होगा, बाय बैलेंस कैरिड डाउन। अब कोई भी मिसिंग फिगर में आ सकता है, यह बात आपको समझनी पड़ेगी। यहां आप सबसे पहले जो एडजस्टमेंट में डिप्रिसिएशन गिवन था वो यहां पे आप पुट कर देंगे, करेंट ईयर का बाय डिप्रिसिएशन अकाउंट। फिर आपको दिया होगा सेल के बारे में, जो आप यहां पे लिखोगे बाय बैंक अकाउंट सेल वैल्यू। अब सेल हुआ है तो हो सकता है कि लॉस हो, तो लॉस ऑन सेल आप इधर लिखोगे, और अगर प्रॉफिट ऑन सेल हो तो आप डेबिट साइड पे लिखोगे। तो फिर यहां पे आपका बैलेंसिंग फिगर आएगा टू बैंक अकाउंट रिलेटेड टू परचेज ऑफ एसेट्स इन द फाइनेंशियल ईयर। तो ये केस हो गया सर जब आपके पास प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मेंटेन ना हो, फिक्स एसेट्स रिटन डाउन वैल्यू पे है, दैट इज ओरिजिनल कॉस्ट में से डेप्रिसिएशन माइनस करके लिखा जा रहा है। डेप्रिसिएशन जो एसेट साइड में, मतलब डेप्रिसिएशन जो एडजस्टमेंट में गिवन है वो एसेट्स के क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड होगी, और इस तरीके से इसकी रिकॉर्डिंग होगी। एसेट्स का ये हमारा लेजर बनेगा, ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस, डेप्रिसिएशन क्रेडिट साइड पे क्योंकि रिड्यूस करेगा। बैंक अकाउंट मतलब कि यहाँ जो सेल वैल्यू है वो रिकॉर्ड होगा, अगर सेल पे लॉस आया तो भी वो यहाँ रिकॉर्ड होगा, और अगर प्रॉफिट आया तो वो डेबिट साइड पे रिकॉर्ड होगा। अगर बैलेंसिंग फिगर कुछ आ रहा होगा तो दैट बैलेंसिंग फिगर विल बी द परचेज ऑफ द एसेट्स इन द करंट फाइनेंशियल ईयर। अब आपको बताता हूं मैं, अगर प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन मेंटेन्ड हुआ है तो, इफ प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन या एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन अकाउंट is maintained, मेंटेन्ड किया जा रहा है तो क्या होगा? तो सर सिंपल सी बात है, फिक्स एसेट्स इन बैलेंस शीट आर shown at their original cost, at their original
कॉस्ट, सिंपल। और यहां पे आपको दो अकाउंट बनाने पड़ेंगे। पहला बनेगा एसेट्स अकाउंट, एसेट्स अकाउंट, प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट। अगर एसेट्स का ओपनिंग बैलेंस इस तरफ आ रहा है, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन डेबिट साइड पे, तो प्रोविजन का बैलेंस क्रेडिट साइड पे आएगा, बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन। अगर क्लोजिंग बैलेंस यहां आ रहा है, टू बैलेंस कैरीड डाउन क्रेडिट साइड पे, तो इनका बैलेंस आएगा डेबिट साइड पे, टू बैलेंस कैरीड डाउन। एक बात जो आपको समझनी पड़ेगी, प्रोविजन इंक्रीजेस बिकॉज ऑफ करंट ईयर डेप्रिसिएशन, प्रोविजन इंक्रीजेस बिकॉज ऑफ करंट ईयर डेप्रिसिएशन। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन जब भी प्रोविजन बनेगा तो वो प्रोविजन अकाउंट में जाएगा, ना कि एसेट्स अकाउंट में। एसेट्स अकाउंट में प्रोविजन मतलब डेप्रिसिएशन तभी जाएगा जब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन नहीं हो रहा है। अगर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन हो रहा है तो वैसे सिनेरियो में आपका जो करंट ईयर का डेप्रिसिएशन है वो प्रोविजन अकाउंट में ही जाएगा, और जनरली ये मिसिंग फिगर होता है जी, ये मिसिंग फिगर होता है, और इसी को कैलकुलेट करने के लिए आपको प्रोविजन अकाउंट बनाना पड़ेगा। अब सर, जो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन को रिड्यूस करेगा, वो डेप्रिसिएशन कौन सा होगा? वो एसेट्स अकाउंट में ट्रांसफर होगा। मतलब यहां पे मैं कलर चेंज करके लिख देता हूं, ट्रांसफर ऑफ डेप्रिसिएशन ऑन एसेट्स सोल्ड। मतलब जो एसेट्स इस फाइनेंशियल ईयर में सेल हो रहा है, सिर्फ उसी का डेप्रिसिएशन इस अकाउंट से निकल के, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट से निकल के वो एसेट्स अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाता है। तो आप यहां पे लिखते हो बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। मतलब एसेट्स अकाउंट के क्रेडिट साइड में बस वो वाला डेप्रिसिएशन जाएगा जो कि उस एसेट्स के ऊपर चार्ज किया गया है जिसे आप बेच रहे हो। मतलब एसेट्स सोल्ड, द एसेट्स व्हिच इज सोल्ड बाय द बिजनेस, उस पे जो डेप्रिसिएशन एक्यूमुलेट हुआ है वो ये डेप्रिसिएशन अमाउंट है जो कि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट के डेबिट साइड पे रिकॉर्ड हुआ था और वहां से उठ के यहां पे जा रहा है। अब सर बाकी सब सेम, आपने जो सेल किया है वो सेल अमाउंट आप यहां लिखोगे। अगर आपके सेल पे लॉस हुआ है, लॉस ऑन सेल, तो आप इसको क्रेडिट साइड पे बुक करोगे। अगर आपको प्रॉफिट ऑन सेल हुआ है, प्रॉफिट ऑन सेल, तो आप इसको डेबिट साइड पे बुक करोगे। और अगर कोई बैलेंसिंग फिगर आ रहा है तो यहां पे आपका ये बैलेंसिंग फिगर परचेज होगा। इस तरीके से आप एसेट्स अकाउंट मेंटेन करोगे। तो सर एसेट्स अकाउंट जो है वो दो सिनेरियो में बन रहा है। पहला सिनेरियो जब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मेंटेन्ड है, दूसरा सिनेरियो जब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मेंटेन नहीं है। अगर मेंटेन है तो वहां पे दो अकाउंट बनाएंगे, एक एसेट अकाउंट जिससे कि हमें परचेज एंड सेल के मिसिंग फिगर के बारे में पता चलेगा, और दूसरा बनाएंगे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट जिससे कि जो करंट ईयर में डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ है उसके ऊपर जो है मिसिंग फिगर कैलकुलेट होगा। अगर डेप्रिसिएशन अकाउंट मतलब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन नहीं हुआ है तो वहां पे सिर्फ एसेट्स अकाउंट बनाएंगे जिससे कि हमें मिसिंग फिगर अबाउट परचेज एंड सेल का हमें रिपोर्ट किया जाएगा। तो इसके ऊपर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के बाद ही थोड़ा कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। वेराइटीज ऑफ क्वेश्चंस सिर्फ इसी के ऊपर बनते हैं जो कि आपको कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी कैलकुलेट करने में थोड़ी दिक्कत दे सकते हैं। अगर ये पॉइंट आपका क्लियर हो जाता है, सॉल्व हो जाता है, तो कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग निकालना आपके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। तो चलिए, दो क्वेश्चंस हैं हमारे पास, दोनों अलग अलग वैरायटी के हैं। इसको प्रैक्टिस कर लेते हैं और फिर कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग हमारा कंप्लीट हो जाएगा। हमें उस पे कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि किस तरीके से कैलकुलेट करना है। हाँ जी सर, दिस इज द क्वेश्चन। कैलकुलेट करने को बोल रहा है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स ऑफ मिल्को लिमिटेड 2022 में 8 लाख का गिवन था, 2023 में 18 लाख का गिवन था, तो 10 लाख रुपीस का इंक्रीज हो गया हमारा इन्वेस्टमेंट। अब हमें देखना होगा कि ये इन्वेस्टमेंट कब इंक्रीज हुआ है। 12% का लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स हमारा किया हुआ था। शुरुआत में 5 लाख का था और अभी कितने का दिख रहा है? 1,50,000 रुपीज का। प्लांट एंड मशीनरी दिख रही है 4 लाख की और 6 लाख की, और गुडविल दिख रहा है हमारा 40,000 का और 1,20,000 का।
लास्ट पार्ट पे मैंने आपको गुडविल के ऊपर ट्रीटमेंट बताया था कि अगर गुडविल इंक्रीज हो रही है तो इसका मतलब है कि हमने गुडविल परचेज किया है। तो यहाँ पे 80,000 का गुडविल परचेज हुआ है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में कह रहा है कि 9% डिविडेंड वाज रिसीव्ड को माइको लिमिटेड। तो माइको लिमिटेड से हमें 9% का डिविडेंड रिसीव हुआ। मशीन कॉस्टिंग रुपीज 50,000, depreciation provide there on 15,000 was sold for rupees 40,000, depreciation charge during the year is 55,000। तो प्रोविजन फॉर depreciation अकाउंट मेंटेन नहीं हुआ है, एसेट्स अकाउंट मेंटेन करेंगे। जो मशीन बिकी है उसकी वैल्यू गिवन है, कितने का लॉस हुआ है ये हमारा कैलकुलेट हो जाएगा क्योंकि हमारा ओरिजिनल वैल्यू दिया हुआ है। फिर डिप्रिसिएशन करंट ईयर का दिया है तो परचेज वैल्यू हमारा मिसिंग फिगर में यहाँ से कैलकुलेट होगा। दूसरी बात, हमने लास्ट वाले पार्ट में आपको ये भी बताया था कि इन्वेस्टमेंट कब किया गया है अगर इसका इंफॉर्मेशन ना दिया जाए। इन्वेस्टमेंट्स इन दोनों ही केस में कब किया गया है ये हमारे को इस क्वेश्चन में नहीं गिवन है। और हमने बताया था कि जब ना गिवन हो तो हम लोग मानते हैं कि करंट ईयर पे जो जिस डेट को आपको ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी कैलकुलेट करना है दैट इज 31 मार्च 2023, उसी डेट को माना जाएगा कि ये इन्वेस्टमेंट्स किया गया है या बेचा गया है। तो ऐसे सिनेरियो में इसी फैक्टर को ध्यान में रख के ही हमें डिविडेंड का और इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन इज वेरी इजी। बेसिकली हमें जो काम करना है वो सिर्फ एसेट्स अकाउंट को लेके काम करना है। पहले मैं एक फॉर्मेट बना देता हूँ जी, ये रहा फॉर्मेट सर हमारा। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे पर्टिकुलर्स, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे अमाउंट। सर अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें देखना है कि जो इन्वेस्टमेंट्स हुए हैं वो 10 लाख रुपीस के हुए हैं तो इन्वेस्टमेंट माइनस होगा। इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स ऑफ मीको लिमिटेड 10 लाख रुपीस। अब ये इन्वेस्टमेंट हम लोग एज्यूम करेंगे कि 31 मार्च 2023 को हुए हैं, ये इंपॉर्टेंट है। तो सर अगर ये 31 मार्च 2023 को हुए हैं तो हमें डिविडेंड जो है कितने रुपए पे मिलेगा? तो सर वो 8 लाख पे 9% मिलेगा, दैट्स इट। तो डिविडेंड रिसीव्ड 8 लाख पे 9%, दैट इज 72,000। और यहाँ पे हम लोग नोट प्रोवाइड कर देंगे कि क्यों ऐसा हुआ, ठीक है ना, बिकॉज हमारा एजम्पशन की वजह से हुआ। फिर हमने इन्वेस्टमेंट्स बेचे थे 3.5 लाख के, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स 3,50,000 के पैसे आए। इंटरेस्ट कितने पे रिसीव होगा? तो सर हम लोग एज्यूम कर लेंगे कि ये जो इन्वेस्टमेंट्स हमने बेचे हैं वो आज ही बेचे हैं। तो हमारे इन्वेस्टमेंट थे 5 लाख के, इस पे 12% का हमें इंटरेस्ट रिसीव होगा, दैट इज 60,000 रुपीज। यहाँ तक की बात क्लियर हो गई सर? अब हमने गुडविल को यहाँ लिख देना है, फिर उसके बाद हम लोग कैलकुलेशन कर लेंगे। गुडविल परचेज्ड 80,000। अब में सबसे इंपॉर्टेंट सर हमें जो कैलकुलेट करना है वो हमें बनाना है परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी कैलकुलेट करने के लिए एसेट्स अकाउंट। प्लांट एंड मशीनरी है ना, देखो प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, ओपनिंग बैलेंस लिखा जाए। क्वेश्चन में देखो क्या था ओपनिंग बैलेंस, सर से 4 लाख एंड 6 लाख। 4 लाख क्लोजिंग बैलेंस 6 लाख। अब जो सर सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मशीन जिसकी कॉस्ट 50,000 थी उस पे 15,000 का डिप्रिसिएशन लग चुका था तो उसकी वैल्यू बच रही थी 35,000, उसे 40,000 में बेचा गया। तो हमारे को सर गेन हो गया 5,000 का ना। तो आप यहाँ पे लिखो बाय बैंक अकाउंट, दैट इज सेल वैल्यू 40,000 रुपीज। यहाँ पे लिखो प्रॉफिट ऑन सेल 40,000 माइनस 35,000, दैट इज 5,000। उसके बाद करंट ईयर में जो डिप्रिसिएशन चार्ज हुआ है वो हमारे पास क्वेश्चन में गिवन था 55,000 रुपीज का।
अगर मैं इसे टोटल करूं तो ये हमारे पास आ जाते हैं 6,95,000। ये भी हमारे पास टोटल करके आएंगे 6,95,000। तो यहाँ पे सर एक बैलेंसिंग फिगर आ रही है और ऑब्वियसली हमने अभी सीखा है कि ये परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी ही है, दैट इज 2,90,000। बस ये दो वैल्यू आपको यहाँ पे पुट करनी है। सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी 40,000 पैसे आए, परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी 2,90,000 ये आउटफ्लो हुआ। अब हमें कैलकुलेट कर लेना है इसे। सर दिस इज 8,48,000 का नेगेटिव कैश, दैट इज कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। दिस इज द आंसर, कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। चलिए तो सर अब हम लोग सेकेंड केस का क्वेश्चन कर लेते हैं जहाँ पे प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अगर गिवन है तो किस तरीके से हम लोगों ने क्वेश्चन को करना है। क्वेश्चन के हिसाब से प्लांट एंड मशीनरी है जो 3,00,000 और 3,20,000 का गिवन है, एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन है उन पे, पेटेंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन और गुडविल के बारे में इंफॉर्मेशन है। पूरे साल में जो डिप्रिसिएशन चार्ज हुआ प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर 36,000 और प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन के केस में ये जाएगा भी उसी के अकाउंट में। मशीन जिसकी बुक वैल्यू 20,000 रुपीज थी, बुक वैल्यू जिसकी 20,000 थी उसे 16,000 रुपए में बेच दिया गया, तो 4,000 का यहाँ पे मेरे को नुकसान हुआ। अब जो मशीन बेची गई है उस पे कितना डेप्रिसिएशन एक्यूमुलेटेड है ये मिसिंग फिगर है और ये हमें कैलकुलेट करना होगा। Patents having a book value 80,000 was sold for rupees 1,10,000, तो यहाँ पे 30,000 रुपीज का हमें प्रॉफिट हुआ है। अब हमें कैलकुलेट करना है, तो पहले फॉर्मेट बनाते हैं, फिर हम लोगों को 3 लेजर बनाने पड़ेंगे, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, पेटेंट अकाउंट एंड एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट टू कैलकुलेट ईच एंड एवरी मिसिंग फिगर्स। सर ये रहा हमारा फॉर्मेट, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे पर्टिकुलर, यहाँ अमाउंट, यहाँ अमाउंट, और ये हमारे 3 लेजर हो गए, प्लांट एंड मशीनरी, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन एंड पेटेंट्स। अब हमें सबके ओपनिंग बैलेंसेस एंड क्लोजिंग बैलेंसेस लिखने हैं, तो ओपनिंग पहले देख लेते हैं 3,90,000 एंड 260। इनका यहाँ आएगा 3,00,000, इनका यहाँ आएगा 90,000 एंड इनका यहाँ आएगा 2,60,000। ओपनिंग बैलेंस, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। अब सबका क्लोजिंग बैलेंस चेक कर लेते हैं, 321 एंड 140। तो इनका आएगा 320 बाई बैलेंस कैरीड डाउन, इनका आएगा 1,00,000 टू बैलेंस कैरीड डाउन, और इनका भी आएगा बाई बैलेंस कैरीड डाउन 1,40,000। जी, अब सर सवाल पढ़ता हूँ। हाँ जी, ये जो डिप्रिसिएशन था 36,000 का, ये तो जाना है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में। डेप्रिसिएशन जो करंट ईयर में चार्ज हुआ है 36,000 का, ईच एंड एवरी टाइम इट विल बी ट्रांसफर टू प्रोविजन अकाउंट इफ प्रोविजन इज देयर इन द क्वेश्चन। अब दूसरी बात कह रहा था कि जो मशीन है जिसकी बुक वैल्यू 20,000 है उसे बेचा गया है 16,000 पे, और आपको एक बात पता होनी चाहिए कि यहाँ पे जो बुक वैल्यू गिवन है, ये जो बुक वैल्यू है, दिस बुक वैल्यू इज आफ्टर एडजस्टमेंट ऑफ डेप्रिसिएशन, बिकॉज यहाँ पे WDV कॉन्सेप्ट यूज किया जा रहा है और जो मशीन हमें दिख रही है एसेट्स में वो ओरिजिनल कॉस्ट पे दिख रही है, बट यहाँ पे जो 20,000 रुपए बोले जा रहे हैं वो बुक वैल्यू बोली जा रही है, एंड बुक वैल्यू मीन्स आफ्टर एडजस्टिंग डेप्रिसिएशन जो बुक्स में हमारे एसेट्स होने चाहिए, दैट इज ऑफ रुपीज 20,000 रुपीज टिल नाउ आफ्टर एडजस्टमेंट ऑफ डेप्रिसिएशन। तो आपका बाय बैंक अकाउंट जो सेल वैल्यू आया एसेट्स का दैट इज 16,000, और जो आपको लॉस हो रहा है एट दिस टाइम वो हो रहा है 4,000 रुपए का। ठीक है, कितने का लॉस हो रहा है? 4,000 रुपए का। सर द रियली वेरी इंपॉर्टेंट वन इज कि यहाँ पे आप देखो कि आपके पास 1,26,000 के डेप्रिसिएशन थे एक्यूमुलेटेड, पर अभी दिख रहे हैं सिर्फ और सिर्फ 1,00,000, तो 26,000 कहा गया। यही 26,000 जो है वो प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट में ट्रांसफर हो जाना है, मतलब कि ये वो जो डेप्रिसिएशन है
डेप्रिसिएशन एक्यूमुलेटेड ऑन एसेट सोल्ड। तो जो एसेट सर बेचा गया है वो 20,000 का ओरिजिनली नहीं था, वो 46,000 का था। डिप्रिसिएशन लगने के बाद वो 20,000 का बुक्स में दिख रहा था, जिसे 16,000 में बेच दिया गया। तो यहाँ पे आप लिखोगे प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट 26,000, द एसेट्स विच इज सोल्ड, उसके ऊपर डिप्रिसिएशन जो एक्यूमुलेटेड था वाज रुपीज 26,000। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हो गई होगी। अब आप इसे भी टोटल करो, ये कितना आ जाएगा, 3,66,000। इधर भी लिखेंगे 3,66,000, और यहां पे एक बैलेंसिंग फिगर आ रहा है टू बैंक अकाउंट 66,000, and this balancing figure is actually purchases जो इस साल हुआ है। तो हमें इस दो अकाउंट से परचेज का इंफॉर्मेशन मिल गया, सेल का इंफॉर्मेशन बुक में दिया हुआ था, और जो डिप्रिसिएशन एक्यूमुलेट हुआ वो पता चल गया। तो इस क्वेश्चन में क्या था कि करंट ईयर का डिप्रिसिएशन गिवन था, तो हमें जो डिप्रिसिएशन एसेट्स बिक रहा है उसका एक्यूमुलेटेड पता चल गया। किसी क्वेश्चन में एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन गिवन होगा तो हमें डिप्रिसिएशन करंट ईयर वाला मिसिंग फिगर में दिया होगा, जो हमें यहाँ से कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब हमें यहाँ पे लिखना होगा सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी 16,000, परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी 66,000, यहाँ पे पैसे गए। अब हमारा एक लास्ट पेटेंट को लेके इंफॉर्मेशन था। पेटेंट के बारे में कह रहे हैं कि पेटेंट जो है 1,10,000 में बेचा गया, 1,10,000 में। तो चलिए आप यहाँ पे दिखा दो बाय बैंक, सेल दिखाना 1,10,000। 1 सेकेंड, 1,10,000 ये सेल है, तो सेल है तो गेन हुआ ना। तो यहाँ पे आप देखो टू गेन 30,000 का। अब आप इसे एक्यूमुलेट करोगे, मतलब टोटल करोगे, 2,90,000, दिस विल बी 2,90,000। तो 40,000 रुपीज का डिफरेंस आ रहा है। तो ये क्या हो गया सर, आप समझ रहे हो क्या हुआ? नहीं सर, ये हो गया आपका अमोर्टाइजेशन बाय अमोर्टाइजेशन। और अमोर्टाइजेशन कितने का आ रहा है? 40,000 रुपीज का बैलेंसिंग फिगर। और ये कहाँ पे ऐड हो जाएगा? सेकेंड एक्टिविटी जो हम लोग सेकेंड स्टेप फॉलो करते थे ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकालने के लिए, उसमें अमोर्टाइजेशन जैसे डेप्रिसिएशन ऐड होता है वैसे वहाँ ऐड हो जाएगा। तो ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकालते समय ऐड होगा, ये भी ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकालते समय ऐड होगा, और ये लॉस भी ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकालते समय ऐड होगा। तो आपने देखा कि यहाँ से आप जब बड़े क्वेश्चन करोगे तो आपको 3 इन्फॉर्मेशन जो था वो स्टेटमेंट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग का निकल के आ गया। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने सेल ऑफ पेटेंट दिखाना है 1,10,000 रुपए, जहाँ से आपके पास पैसे आए, और एक लास्ट आपका गुडविल को लेके था, परचेज ऑफ गुडविल 20,000, परचेज ऑफ गुडविल 20,000 माइनस कर दो। तो आपके पास कितने पैसे आए? एक 10 और 16 आए, एक 26 आए, और 86 चले गए। तो आपके पास बचा कितना? 40,000 रुपए। दिस इज कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। आई होप आपको इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में दो तरीके के क्वेश्चन मेजरली आते हैं, जहाँ मिसिंग फिगर्स कैलकुलेट करनी होती है, वो आपको क्लियर हो गया। आने वाले क्लासेस में भी हमने 1-2 बड़े क्वेश्चंस करने हैं, जहाँ पे अगर ऐसे कुछ क्वेश्चंस दिखेंगे तो मैं ज़रूर आपको करवा के इसकी प्रैक्टिस करा दूंगा। आई होप पॉइंट्स आपको समझ में आ गए होंगे। आज की क्लास में हम लोग इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, जो कि बहुत ईजी है, एक ही वीडियो में वो कंप्लीट हो जाना है। तो मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।